अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसका पिछला पार्ट देख लिया है, और अगर नहीं तो इसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, जिसे देखना ना भूलेगा, वरना ये वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। अब एपिसोड 4 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि टैर के लोग शहर में गैर कानूनी हथियार लेकर आ रहे होते हैं, लेकिन नोलान और एरिसा उन्हें रास्ते में ही रोक लेते हैं, जिसके बाद वो उन्हें गिरफ्तार करके सारे गैर कानूनी हथियारों को जब्त कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ मेयर के ऑफिस में काउंसिल की मीटिंग चल रही होती है, और तभी टैर वहां आकर अमेंडा से कहता है कि नोलन ने मेरे सारे हथियार जब्त कर लिए हैं, जिस पर मैकॉली अमेंडा से कहता है कि हमारे शहर की सुरक्षा शील्ड नष्ट हो जाने के कारण अब हमें खुद ही सुरक्षा के लिए बहुत सारे हथियार चाहिए थे, इसलिए हमने बाहर से हथियार मंगवाए हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम नोलन को देखते हैं, जो एक कमरे में केनिया के साथ इंटीमेट हो रहा होता है, और तभी नोलन को ढूंढते हुए अमेंडा वहां पहुंच जाती है, और वो नोलन से कहती है कि टैर के जब्त किए हुए हथियार और पैसों को वापस कर दे, क्योंकि ये हथियार शहर की सुरक्षा के लिए लाए गए हैं। और फिर अमेंडा नोलान के साथ वहां से चली जाती है। अब अमेंडा के वहां से जाने के बाद केन्या टीरा नाम की एक लड़की जो वहां काम करती थी और वो सबकी नजरों से छिपते हुए कहीं जा रही होती है, ये देखकर केन्या उसका पीछा करती है, और वो देखती है कि टीरा बायोमैन से ड्रग्स ले रही थी, इसलिए अब केन्या बायोमैन के पास जाकर उसे फिर कभी टीरा को ड्रग्स ना बेचने की धमकी देती है। जिसके बाद अब वो टीरा को लेकर वहां से जा ही रही होती है कि तभी वो देखती है कि बायोमैन ने कुछ लोगों को अपनी गाड़ी में बंधक बनाकर रखा है, जो देखकर वो टीरा के साथ वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन बायोमैन उन दोनों को पकड़ लेता है। पर इसी बीच केन्या का लॉकेट और फोन वहीं गिर जाता है। अब इसके बाद जब काफी समय तक केन्या का कोई पता नहीं चलता, तो अमेंडा और नोलान उसके फोन को ट्रैक करके उसे ढूंढने लगते हैं, और तभी उन्हें केन्या का फोन और लॉकेट एक बच्चे के पास मिलता है। उस बच्चे से पूछताछ करने पर वो उन्हें बताता है कि एक बायोमैन रोज रात को यहाँ आकर ब्लू डेविल बनाने के लिए बेघर लोगों का किडनैप करके उन्हें अपने साथ ले जाता है, और जिस लड़की का ये फोन और लॉकेट है उसे बायोमैन कल रात को बेहोश करके अपने साथ ले गया था। अमेंडा नोलन से पूछते हैं कि ये ब्लू डेविल क्या है, जिस पर नोलन उसे बताता है कि एक शारीरिक क्षमता बढ़ाने वाला एक ड्रग है, जिसे लोगों को डराने के बाद उनके खून में बहने वाले एड्रेनलिन हार्मोन से बनाया जाता है। और वहीं शहर में एक ही बायोमैन था जो टैर के लिए काम करता था, इसलिए नोलन और अमेंडा पूछताछ के लिए टैर के घर जाते हैं, लेकिन टैर उनसे कहता है कि बायोमैन मेरा आदमी है, पर मैंने उसे केन्या का अगवा करने के लिए नहीं कहा, और ये कहकर वो वापस अपने घर चला जाता है। अब थोड़ी देर बाद स्तामा घर से बाहर आती है, और वो अमेंडा से कहते हैं कि टार को सिर्फ अपने हक की इज्जत चाहिए, और अगर तुम उसे शहर की काउंसिल का मेंबर बना दो तो ही वो तुम्हारी बहन को ढूंढने में तुम्हारी मदद करेगा। अब इसके बाद अगले सीन में हम मैकॉली को देखते हैं, जो क्विंटीन को वो चाबी दिखाता है जो उसे लूक के कमरे से मिली थी, और वो क्विंटीन को बताता है कि लूक को ये चीज L7 खदान से मिली थी, और शायद इसी की वजह से उसे मारा गया था। वहीं दूसरी तरफ टैन नोलन को बायोमैन के एक दोस्त के घर पर लेकर जाते हैं, और जब वो उसे बायोमैन के बारे में पूछताछ करते हैं तो डर के मारे वो नोलन को बायोमैन का पता बता देता है। दूसरी तरफ फैक्ट्री में जब केन्या को होश आता है तो वो देखती कि उसे एक मशीन से कनेक्ट किया हुआ है और उसके शरीर से खून निकाला जा रहा है, इसलिए अब केन्या सबसे पहले अपने आप को आजाद करती है, और फिर वहाँ पड़े फ्लास्क की मदद से मिको के सिर पर वार करती है, जिससे वो वहीं बेहोश हो जाता है। पर फ्लास्क के टूटने की आवाज से बायोमैन वहाँ पहुंच जाता है, और अब वो केन्या को मारने ही वाला होता है कि भाग्य से नोलान वहाँ सही समय पर पहुंच जाता है, जो बायोमैन को शूट कर देता है। अब इसके बाद सीन L7 खदान में शिफ्ट हो जाती है, जहाँ मैकॉली क्विंटीन को लेकर जाता है, और वहाँ क्विंटीन खदान की दीवारों पर कई सारे पुराने चित्र बने हुए देखता है, जिनमें से एक चित्र में एक आदमी वैसे ही चाबी अपने हाथों में लिए खड़ा होता है जो लूक के कमरे से मिली थी। वहीं दूसरी तरफ अब अमेंडा केन्या को ढूंढने में मदद करने के बदले में टैर को काउंसिल का मेंबर बना देती है, और अब इसी के साथ ये एपिसोड यहीं समाप्त हो जाती है। अब 5th एपिसोड की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो जंगल में जॉगिंग कर रहा होता है, और तभी झाड़ियों में से कोई चीज बाहर निकलकर उसे गिरा देती है, और फिर उसे घसीटते हुए
झाड़ियों में ले जाती है। अब इसके बाद सीन डिफायंस में शिफ्ट होता है और यहाँ हम स्पिरिट राइडर्स को देखते हैं जो शहर में घूम रहे होते हैं, लेकिन शहर के लोग स्पिरिट राइडर्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। इसके बाद ये सब इरिसा से मिलते हैं और इनका लीडर सुकुर इरिसा से कहता है कि तुम हमारी तरह इरातियन प्रजाति से हो, इसलिए तुम्हें उस इंसान नोलन के बजाय हमारे साथ रहना चाहिए। और तभी इरिसा को नोलन का कॉल आता है जो उसे जल्दी से टॉमी के साथ जंगल में आने को कहता है। अब जंगल में आने पर हम देखते हैं कि उस जॉगिंग कर रहे आदमी की लाश वहाँ कई टुकड़ों में पड़ी होती है और उसे ठीक से पहचान पाना भी मुश्किल हो रहा होता है, लेकिन टॉमी उसके जूते देखकर उसे पहचान लेता है। पर यहाँ जैसे ही इरिसा उस लाश को देखती है तो उसे अजीब से विजन्स आने लगते हैं। इसके बाद हम केनिया को देखते हैं जो पैसों के बदले एक आदमी के साथ सेक्स कर रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर एक बड़ा सा कीड़ा आकर उस आदमी को केनिया के सामने ही खा जाता है, जिसे देखकर केनिया सहम जाती है। इसलिए वो तुरंत नोलन को कॉल करके वहाँ बुला लेती है। और जब यहाँ आकर यूल और टॉमी तलाशी लेते हैं तो उन्हें वहाँ से किसी अनजान जानवर के अंडे और केनिया के बिस्तर पर फेरोमन नाम का केमिकल मिलता है, जो देखकर हम नोलन सभी को बताता है कि ये अंडे हेलबग के हैं और जो फेरोमोन केमिकल केनिया के बिस्तर से मिला है उसका इस्तेमाल इन हेलबग्स को गाइड करने के लिए किया जाता है, जिसका मतलब कोई इन कीड़ों का इस्तेमाल करके लोगों को मार रहा है। और फिर तभी इरिसा उस मरे हुए आदमी के शरीर पर एक टैटू का निशान देखती है, जिसके बाद उसे फिर से विजन्स आने लगते हैं। इसके बाद अब सीन शिफ्ट होता है और हम क्रिस्टी को देखते हैं जो टैर के घर डिनर करने के लिए आई होती है। और तभी दो हेलबग्स वहाँ आकर क्रिस्टी पर हमला कर देते हैं, लेकिन एलेक और टैर सही समय पर वहाँ आकर क्रिस्टी को बचा लेते हैं और फिर टैर अकेले ही उन दोनों हेलबग्स को मार देता है। इसके बाद टैर स्टैमा और एलेक क्रिस्टी को मैकॉली के घर लेकर जाते हैं और वो मैकॉली को क्रिस्टी पे हुए हमले के बारे में बताते हैं, जिस पर फिर मैकॉली एलेक और टैर को क्रिस्टी की जान बचाने के लिए धन्यवाद करता है। पर तभी वहाँ नोलन और यूअल आते हैं और नोलन मैकॉली को बताता है कि क्रिस्टी के कपड़ों पर किसी ने फेरोमन केमिकल डाला था ताकि हेलबग्स उसे मार दे। और फिर नोलन मैकॉली से मारे जा चुके दोनों आदमियों के बारे में पूछता है, जिस पर मैकॉली बताता है कि उसने कुछ सालों पहले उन दोनों से एक जमीन खरीदी थी, जिसके बाद वो नोलन को जमीन के कागज भी दिखाता है। पर तभी उस जमीन की कुछ तस्वीरें उसमें से नीचे गिर जाती है, जिन्हें देखकर इरिसा मैकॉली से उस जमीन वाली जगह का पता पूछती है और फिर अकेली ही वहाँ जाने के लिए निकल जाती है। अब वहाँ पहुँचने पर इरिसा को फिर से दौरे पड़ने लगते हैं और इस बार वो अपने विजन्स में इरातियन परिवार को देखती है जो कभी वहाँ रहा करते थे। लेकिन एक दिन वहाँ दो इंसान आते हैं जो वही लोग होते हैं जिनको हेलबग्स ने मार डाला है, और उसके बाद वो दोनों इंसान उनकी जमीन हथियाने के लिए उस परिवार के माता और पिता इरातियन को मार देते हैं। लेकिन उनकी एक छोटी बच्ची वहाँ से बचकर भागने में कामयाब हो जाती है। और फिर इरिसा देखती कि वो छोटी लड़की कोई और नहीं बल्कि सुकुर की गैंग मेंबर रीन है। अब इस बेसिस पर इरिसा सीधा सुकुर के पास जाती है और उसे अपने विजन के बारे में बताती है, जिसे सुनकर सुकुर काफी हैरान होता है क्योंकि ये बात सिर्फ उसे ही पता थी कि रिन के माता पिता का कत्ल किया गया था। और फिर सुकुर इरिसा को कहता है कि हमारे भगवान इर्जू ने तुम्हें दिव्य शक्ति दी है। आप सब लोग समझ जाते हैं कि रिन अपना बदला लेने के लिए हेलबग्स का इस्तेमाल करके लोगों को मार रही है। और अब रिन का पता लगाने के लिए सुकुर अपने भगवान इर्जू की पूजा करके एक रस्म को पूरा करता है, जिसकी मदद से इरिसा को अपने विजन्स में रिन का गुप्त पता मिल जाता है जहां उसने हेलबग्स की फार्मिंग की हुई थी। इसलिए अब वो सभी लोग रिन को रोकने के लिए वहां पर पहुंच जाते हैं। और अब वहां पहुंचने पर उन्हें वहां ढेर सारे हेलबग्स का माल मिलता है, जिसे नोलन अपने पूरे शरीर पर लगा लेता है और दूसरे को भी ऐसा करने को कहता है, क्योंकि हेलबग्स ना तो देख सकते थे और ना ही सुन सकते थे, वो सिर्फ अपने शिकार की खुशबू से उसका पता लगाते हैं। जिसके बाद वो सभी लिफ्ट की मदद से नीचे जाते हैं, जहाँ वो एक बहुत ही बड़ी मादा हेलबग और उसकी हजारों हेलबग बच्चों और अंडों को देखते हैं। और तभी वहाँ पर रीन आ जाती है और वो सुकुर से गुस्सा होकर उसे गोली मारकर घायल कर देती है, क्योंकि सुकुर ने उसे रोकने के लिए नोलन और बाकी इंसानों की मदद की थी। लेकिन नोलन किसी तरह से रिन को पकड़ लेता है और फिर वो फेरोमिन की एक बड़ी सी बोतल को मादा हेलबग के ऊपर फेंक देता है,
जिसके बाद उसकी खुशबू की वजह से सभी एल्बक्स उस पर ही हमला कर देते हैं और इसी का फायदा उठाकर नॉलन सभी लोगों के साथ वहां से निकल जाता है और जाते वक्त वो उस पूरी जगह को डायनामाइट से उड़ा देता है जिसमें सारे हेलबग्स मारे जाते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि मैकॉली रिन को उसकी जमीन वापस दे देता है, लेकिन 2 लोगों का कत्ल करने के जुर्म में रिन को कुछ साल की सजा हो जाती है। अब आखिरी सीन में हम इरिसा को देखते हैं जिसे सोते वक्त नींद में अभी भी दौरे पड़ रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही नॉलन उसका हाथ पकड़ता है तो वो शांत हो जाती है और फिर इसी सीन के साथ ये एपिसोड भी यहीं समाप्त हो जाती है। अब एपिसोड 6 की शुरुआत में हम एलेक को देखते हैं जो अपने शहर का रेडियो जॉकी है और अब वो शहर के लोगों को रेडियो पर बताता है कि शहर में कार्गो वैन आ गई है और अब ये सुनकर सभी लोग कार्गो वैन की चारों ओर अपना सामान लेने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। दरअसल कार्गो वैन वाले लोग सामान और इंसानों को एक शहर से दूसरे शहर में सुरक्षित ले जाने का काम करते हैं और नॉलन रिन को कार्गो शिप में शहर के बाहर वेगस की जेल में ले जाने की तैयारी कर रहा होता है और इस कार्गो शिप में अर्थ रिपब्लिक संस्था की एम्बेसडर ऑल्फिन भी होती है, जिसे देखकर अमेंडा नॉलन को उसके बारे में बताती है कि जब मैं अर्थ रिपब्लिक में काम करती थी तो मैं ऑल्फिन की असिस्टेंट थी। इतने में ऑल्फिन भी अमेंडा को देख लेती है, जिसके बाद वो अमेंडा को अपने हस्बैंड कैस्पर और जिगी से मिलवाती है। अब इसके बाद ऑल्फिन अमेंडा पर जोर देती है कि उसे शहर में बनने वाले रेल प्रोजेक्ट के लिए अर्थ रिपब्लिक से आर्थिक मदद लेनी चाहिए, लेकिन अमेंडा उसे बताती कि उन्होंने इसके लिए पैसे जमा कर लिए हैं जिन्हें नॉलन अपने साथ बैंक में जमा करने के लिए लेकर जा रहा है। इसके बाद अब कार्गो वैन चलने के लिए तैयार हो जाती है और सभी पैसेंजर्स उसमें बैठ जाते हैं, पर इसी दौरान इरिसा वहाँ डेल्टन नाम के एक आदमी को देखती है जो उसी कार्गो वैन से शहर में आया था। अब उसे देखकर इरिसा को बहुत गुस्सा आता है और वहीं दूसरी तरफ रिन एक पेन को चुराकर अपने कपड़ों में छिपा लेती है। इसके बाहर कार्गो वैन वहाँ से रवाना हो जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम इरिसा को देखते हैं जो डॉल्टन का पीछा करती है और मौका मिलने पर उसे अगवा कर लेती है। वहीं अगले सीन में हम देखते हैं कि वैन में बैठा प्रेस्टोन नाम का एक आदमी वैन में सभी को गन पॉइंट पर ले लेता है और फिर उसके लोग वहां आकर वैन को चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिसके बाद प्रेस्टोन कैस्पर को गोली मार देता है जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है, जो देखकर ऑल्फिन बहुत डर जाती है और अब वो कैस्पर के कपड़ों में से एक कीमती चिप निकालकर प्रेस्टन को देने के लिए आगे बढ़ने लगती है, लेकिन तभी नोलान प्रेस्टन के आदमी पर फायरिंग करता है और किसी तरह से वैन के दरवाजे अंदर से बंद कर लेता है। वहीं दूसरे शहर में टॉमी इरिसा को देखता है जो अपने साथ एक बैग में कोई चीज ले जा रही होती है, जो देखकर टॉमी को शक हो जाता है, इसलिए वो इरिसा का पीछा करने लगता है। जिसके बाद वो देखता है कि इरिसा ने डेल्टन को अगवा किया हुआ है, जो देखकर टॉमी तुरंत इसके बारे में इरिसा से पूछता है, जिस पर इरिसा उसे बताती कि जब मैं एक छोटी बच्ची थी तब इसने मुझे बहुत टॉर्चर किया और मुझे जहरीले सांपों से कटवाया और मेरे माँ बाप चुपचाप ये सब देखते रहे। लेकिन डेल्टन टॉमी से कहता है कि इरिसा झूठ कह रही है और अब जब डेल्टन अपना जुर्म कबूल नहीं करता तो इरिसा अपने बैग में से एक जहरीला सांप को निकालकर डेल्टन को उससे कटवा देती है। इससे अब डेल्टन अब मरने वाला होता है और इसीलिए वो आखिरकार कबूल कर लेता है कि इरिसा जो कह रही है वो सब कुछ सच है और फिर वो इरिसा को बताता है कि उस सांप के काटने के बाद सभी लड़कियां मारी गई थी पर सिर्फ तुम ही जिंदा बच गई, जिसे देखकर मैं समझ गया था कि तुम्हें शैतानी देवी हो जो भयंकर तबाही लाती है और जिंदगी और मौत को कंट्रोल करती है। लेकिन जिस रात हम लोग तुम्हारे आगे एक बलि देकर रस्म के आखिरी चरण को पूरा करने वाले थे तब अचानक से वहाँ नॉलन आ गया और उसने तुम्हारे पेरेंट्स को मार दिया, जिसके बाद वो तुम्हें बचाकर अपने साथ ले गया और मैं भी वहाँ से बचकर निकलने में कामयाब हो गया और फिर मैंने आम लोगों की तरह जिंदगी जीना शुरू कर दिया। अब ये सब बताने के बाद डेल्टन इरिसा से भीख मांगने लगता है कि वो उसे अपने हाथों से मार डाले क्योंकि ये उसके लिए सम्मान की बात होगी, जिसके बाद फिर टॉमी गुस्से में डेल्टन को बुरी तरह से मारने लगता है, जो देखकर इरिसा टॉमी को रोकती है और उसे डेल्टन को योल के पास इलाज के लिए ले जाने के लिए कहती है। वहीं दूसरी तरफ ऑल्फिन वैन के बाहर ही फंस जाती है, जिसके बाद प्रेस्टन उसे पकड़ लेता है और अब वो रात होने पर प्रेस्टन नॉलन को वैन में रखे पैसे लाने को कहता है, नहीं तो वो ऑल्फिन को जान से मार देंगे। इसलिए अब ऑल्फिन की जान बचाने के लिए नॉलन बाहर
बाहर जाकर प्रेस्टन को पैसे देने का फैसला करता है और अब नोलन पैसों का बैग लेकर बाहर निकल जाता है। इसके बाद अमांडा भी पीछे के दरवाजे से बाहर निकल जाती है और उन दोनों के वहां से जाते रिंग चुराए हुए पेन की मदद से हथकड़ियां खोल लेती है। वहीं दूसरी तरफ अमांडा छुपते हुए ऊपर तक पहुंच जाती है और अब वो प्रेस्टन के सभी आदमियों को मार गिराती है, जिसके बाद नोलन प्रेस्टन को भी शूट करके घायल कर देता है। इसके बाद नोलन ओल्फिन को आजाद करता है, लेकिन मौका मिलते ही ओल्फिन नोलन और अमांडा को गन पॉइंट पर ले लेती है और अब वो उन दोनों से रिवील करती कि प्रेस्टन को मैंने ही यहाँ भेजा था और लूट में मिलने वाले पैसों को बाद में हम आपस में बांटने वाले थे। पर ओल्फिन ये सब राज रिवील कर ही रही होती है कि तभी रिन पीछे से उस पर हमला करके नोलन और अमांडा को बचा लेती है, जिसके बाद रिन प्रेस्टन की गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाती है और नोलन और अमांडा ओल्फिन को गिरफ्तार कर लेते हैं। अब अगले सीन में हम डेल्टन को देखते हैं जो अब बिल्कुल ठीक हो चुका है और कार्गो वैन से शहर छोड़कर जा रहा है, जो देखकर टॉमी इरिसा से पूछता है कि तुमने उसे जान से क्यों नहीं मारा, जिस पर इरिसा कहती कि डेल्टन भी यही चाहता था और अगर मैं उसे मार देती तो वो अपने नजरों में मसीहा बन जाता, लेकिन अब वो अपनी पूरी जिंदगी एक आम आदमी की तरह बिताएगा और यही उसकी सजा है। साथ ही हम ओल्फिन को देखते हैं जिसे गिरफ्तार करके वेगस की जेल में ले जा रहे होते हैं और वहीं दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में इरिसा टॉमी से पूछती है कि तुमने डेल्टन को इतनी बुरी तरह क्यों मारा, जिस पर टॉमी उससे कहता है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, जो सुनकर इरिसा टॉमी को किस करने लगती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं समाप्त हो जाती है। अब अगर आपको इसका अगला पार्ट देखना है तो इसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई, यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।